आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज हम आए हैं यूवी ऑर्गेनिक पर्माकल्चर फार्म पर, जो स्थित है भस्याना, बहादुरगढ़, जिला हापुड़, यूपी में। वहाँ जानेंगे और समझेंगे पर्माकल्चर पद्धति खेती में क्या है और कैसे है। तो चलिए देखते हैं। भुला दे डर, कुछ अलग कर, किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। नमस्कार सर। सामने से जो मेरे किसान भाई, मेरे व्यूवर, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे दोस्त लोग हमें और आपको देख रहे हैं कैमरे की नज़र से, उन्हें एक अपना छोटा सा परिचय दें। नमस्कार सभी किसान साथियों को। मेरा नाम हर्षवर्धन त्यागी है। मैं मूल निवासी मकनपुर इंदिरापुरम गांव का हूं, गाज़ियाबाद का। और यहां गढ़मुक्तेश्वर, बहादुरगढ़ के पास भस्याना गांव, यहां हमारा ये लगभग 10 एकड़ का आम का बाग है। और इसको पिछले 30-32 सालों से मेरे दादाजी के छोटे भाई, मेरे दादाजी का नाम है श्री प्रकाश सिंह त्यागी जी। उनके 2 छोटे भाई हैं, श्री मंगू सिंह त्यागी, जो का स्वर्गवास हुआ अभी 1 साल पहले जी। और उनके सबसे छोटे वाले भाई श्री महेंद्र सिंह त्यागी जी, उनके द्वारा डेवलप किया गया ये बाग है जहाँ पर आप आए अच्छा, हैं। वो तीनों दादाजी ने जो है इसे बाग को डेवलप किया है। जी, लगभग 32 साल पहले हमारे गांव की ज़मीन जब एक्वायर हो गई थी, तो उसके बाद हमारे तीनों दादाजी ने मिलकर डिसाइड किया कि क्योंकि खेती से जुड़े हुए थे जी, कि क्यों ना अपने इस खेती की प्रणाली को कायम रखा आगे बढ़ाया जाए। जी। तो उन्होंने जो है ये लगभग, वैसे तो ये 30 एकड़ का बाग है, उन्होंने उसी समय में ले लिया था सर, 1989 में जी। और इसको हमारे दादाजी के सबसे छोटे वाले भाई श्री महेंद्र सिंह त्यागी जी ने बड़ी ही मेहनत से और बड़े ही लगन से पिछले 30 सालों में पाल पोस के इतना बड़ा किया जी। और मुझे लगभग 1.5 साल हुआ है। मैं ज़्यादा पुराना नहीं हूँ खेती से जुड़े कामों में। पिछले 1.5 साल से जो मेरे सबसे बड़े वाले बाबा जी हैं, दादाजी श्री प्रकाश सिंह त्यागी जी, उनके हिस्से का लगभग 10 एकड़ का लैंड जो है वो मैं उसकी देखरेख कर रहा हूँ और पूर्ण रूप से मैं इसको जैविक में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर हम एक ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती में एक नया सिद्धांत जिसके द्वारा खेती की जा रही है, जो कि फॉरेन से कल्चर स्टार्ट हुआ है और हमारे धीरे धीरे पूरे देश में स्थापित होता जा रहा है, जिसे पर्मा कल्चर बेसिकली बोलते हैं जी। एक फूड फॉरेस्ट डेवलप करना, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं जो आप आए हैं इस पूरे बाग में, ये पहले केवल आम का बाग हुआ करता था। अब हमने पिछले 1.5 साल में यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स की प्लांटेशन की है, जिसमें कि अमरूद की प्लांटेशन की गई, आड़ू की प्लांटेशन की गई है, अनार है जी, अनार की थोड़े बहुत प्लांटेशन की गई है, कटहल की मैंने प्लांटेशन की है, मोरिंगा की एक पूरी बाउंड्री पे प्लांटेशन की है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर सब्जियाँ भी करते हैं, कुछ मसाले जैसे कि धनिया, हल्दी, ये सब भी करते हैं। अपने लिए आप देख सकते हैं फ़िलहाल मक्का लगी हुई है यहाँ पे, तो मक्का भी करते हैं, दलहन भी करते हैं, हर प्रकार की। दलहन में क्या कर रहे हैं आप? दलहन में सर हमने अभी फ़िलहाल अरहर लगाई हुई है, उड़द लगाई हुई है और साथ ही साथ हम मसूर भी कर लेते हैं, मूंग भी कर लेते हैं। तो विभिन्न प्रकार के दलहन, तिलहन, आपके अनाज, सब्जियां, फल, इन सब को मिलाकर हम यहाँ पर खेती कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से। एक सवाल मेरे जहन में आया कि आपने कहा पर्माकल्चर जी, तो जो सामने से किसान भाई हैं वो उनकी भी जिज्ञासा होगी, ये पर्माकल्चर शब्द है, ये इसका मतलब क्या है, वो उसे कैसे आप समझा जाए? देखिए सर, पर्माकल्चर को बड़े सिंपल तरीके से आप समझेंगे तो इसके नाम में इसका अर्थ छुपा हुआ है। पर्माकल्चर मीन्स परमानेंट एग्रीकल्चर। अच्छा। बेसिकली एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर आपको बार बार पूरे खेत को साफ करके नई फसल को तैयार करने की पद्धति से अलग हटके इस तरीके से खेती करनी है कि आपकी फूड फॉरेस्ट डेवलप हो, जिसमें हर प्रकार का अनाज, हर प्रकार का फल, सब्जियां जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकें। देखिए सभी तो पॉसिबल नहीं है, पर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां, फल, अनाज, दलहन, तिलहन, जितनी प्रकार की फसलें आप कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कितना लैंड आपके पास है, किस तरीके से आप यूटिलाइज कर रहे हैं। उस सिद्धांत को पर्माकल्चर कहा जाता है। साथ ही साथ पर्माकल्चर कॉन्सेप्ट का मानना ये है, या इस कॉन्सेप्ट में हम इस तरह से भी इसको लेते हैं कि केवल खेती ही एग्रीकल्चर नहीं है। एग्रीकल्चर के सब्सिडरी कुछ और पार्ट्स भी हैं, जैसे कि एपीकल्चर,
आप हमारे फार्म पे आएंगे, आपको दिखाएंगे हम कि हम यहाँ पे बी कीपिंग भी करते हैं, मधुमक्खी पालन, शहद हम अपना खुद तैयार करते हैं। साथ ही साथ पर्माकल्चर ये भी कहता है कि आपके पास अपना गोवंश भी होना चाहिए, जिससे आप दूध के उत्पाद भी तैयार कर सकें। अभी बहुत जल्दी हम शुरू करने वाले हैं जी, बहुत जल्द खाद भी हम उससे तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हम अपने फार्म पर बेसिकली पर्माकल्चर कॉन्सेप्ट्स के थ्रू केवल फार्मिंग नहीं, फार्मिंग से जुड़े हुए और जो काम है, जिसमें जगह डेयरी फार्मिंग हो गया, आप यहाँ पर कुछ समय बाद जब आपको दोबारा हम बुलाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हम एक पॉन्ड भी तैयार कर रहे हैं, मछली पालन का भी हम यहाँ सोच रहे हैं छोटे से पोर्शन में करने का। साथ ही साथ हम यहाँ पे बी कीपिंग कर रहे हैं। तो पर्माकल्चर ये कहता है कि आपको यहाँ पर एक ऐसा फूड फॉरेस्ट तैयार करना है जिसमें हर प्रकार का आपको जो है अनाज उपलब्ध हो, हर समय कुछ ना कुछ आपको फार्म पे कोई ना कोई फल, सब्जियां, सीजनल सब्जियां उपलब्ध हो। तो पर्माकल्चर बेसिकली उस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। साथ ही साथ पर्माकल्चर पे जब हम बात करते हैं तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें किसी भी रिसोर्स का दोहन नहीं करना है। अच्छा, दोहन इन द सेंस कि हम, आप देखते हैं कि सिंचाई के लिए लोग बाग पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो पानी का इस्तेमाल करना अलग बात है और पानी का दोहन करना अलग बात है। आप ऐसी फसलें ना उगाएं जो कि आपके एरिया को सूट नहीं करती, जिसमें अननेसेसरली इतनी मात्रा में पानी इस्तेमाल हो रहा है कि जो आप यहाँ नहीं भी करेंगे उसके बजाय कुछ और फसल करेंगे, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ना ही हमें ज़मीन का दोहन करना है। पर्माकल्चर सिद्धांत ये भी कहता है कि जितना कम से कम जुताई के साथ हम खेती करें। आजकल आप देख रहे हैं नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, खेतों को बिल्कुल साफ कर दिया जाता है और उन इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से आप देख रहे हैं मिट्टी की गुणवत्ता भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि पर्माकल्चर सिद्धांत में, पर्माकल्चर कॉन्सेप्ट में हमें किसी भी रिसोर्स का दोहन नहीं करना है, नेचर के साथ जुड़ के काम करना है। हर प्रकार के जितने भी हम फसलें कर रहे हैं उनको पूर्ण रूप से हमें जहर मुक्त रखना है, केमिकल फ्री रखना है। तो बेसिकली पर्माकल्चर यही कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट पे हम यहाँ पिछले 1.5 साल से काम कर रहे हैं। सर, आपकी बात सुन के बहुत सारी जिज्ञासा मेरे मन में पैदा हो गई कि आपने कहा कि मैं 1.5 साल पहले इस काम में आया हूँ जी। लेकिन आपसे बात करने के बाद में मुझे तो नहीं लगता कि आप 1.5 साल पहले ही इस खेल में आए हैं। इससे पहले 1.5 साल पहले आप क्या कर रहे थे? जो इतनी नॉलेज आपको इस खेल के बारे में 1.5 साल में आपने इकट्ठी कर ली, तो उससे पहले आप क्या कर रहे थे और फिर खेती के काम में कैसे आए? देखिए सर, खेती में आने के लिए पहली बात तो मुझे सबसे अच्छा फ़ायदा ये रहा कि मेरे पास एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी थी, मेरे पूर्वजों का बिल्कुल यहाँ पे बनाया ये भी है, दादा लाई खेल है हमारा। तो मुझे अलग से खेती के लिए ज़मीन नहीं खरीदनी पड़ी। बिल्कुल। तो ये मेरे लिए आसानी थी, मेरे लिए एक एडवांटेज था। अब आपने जैसे कहा कि मुझे 1.5 साल में, तो आपको लग रहा है कि इतना अनुभव नहीं हो सकता जितना मुझे है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं 1.5 साल से ही इस खेती के पीछे लगा हुआ हूँ जी। मेरा खेती के प्रति रुझान लगभग 5-6 सालों से था। अच्छा। लेकिन औरों की तरह लगभग 2012 से मैं बिज़नेस कर रहा था। मैं एक एलपीजी गैस स्टोव के स्पेयर पार्ट्स बनाता था। अच्छा अच्छा। मूल रूप से दिल्ली रहा करता था और वहीं पर हमारी फैक्ट्री थी छोटी सी, और स्पेयर पार्ट्स में बनाता था। बेसिकली पीतल के बर्नर, वॉल्व, ये सब हम बनाया करते थे। और यहाँ पर हम हर साल आम के सीज़न में आया करते थे, जब आम का सीज़न होता है, और अपने यार दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए, मौज मस्ती के लिए हम यहाँ आया करते थे। तो लगभग 4 से 5 साल पहले मेरे एक फ्रेंड थे जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं अलीगढ़ के पास जी। वो इस फार्म पर विज़िट के लिए आए। तो वो जब आए, उन्होंने देखा तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों नहीं करते हो? तो तब तक मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को बड़ा अटपटा समझता था कि यार कुछ सिरफिरे लोगों का काम है। मैं भी थोड़ा जानकारी का अभाव था, खेती से इतना जुड़ा हुआ नहीं था। तो मैंने कहा सर आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अपना बिज़नेस में खुश हूँ, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तू मेरे फार्म पे आ, मैं तेरे को दिखाता हूँ, समझाता हूँ, और तू सीख, और तू यहाँ कर सकता है, तेरे पास रिसोर्स है, और तेरे पास सबसे बड़ा एडवांटेज है कि तेरे पास एक लगाया बाग है। एक बाग को लगाने में, तैयार करने में, आप जो देख रहे हैं पेड़ पीछे वृक्ष हैं, ये लगभग 25 से 30 साल पुराने वृक्ष हैं। तो इतना समय मुझे नहीं यूज़ करना, मतलब वेस्ट करना पड़ेगा इतना बड़ा बाग तैयार करने में, वो मुझे उनका कहना था जी। तो मैं उनके कहने की वजह से, उनके बातों पे विश्वास करके मैं उनके फार्म पे गया, देखा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने उसको डिटेल में समझा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है और जो हमारे देश में फार्मिंग हो रही है ट्रेडिशनली वो क्या है। तो मैंने ये पाया कि हम जो खा रहे हैं, हमारे घर पे जो आहार हम खा रहे हैं, वो इतना जहरीला हो चुका है कि अगर हम उस जहर से दूर नहीं हुए
तो जल्दी ही अपने इस जीवन से और सुखमय जीवन से कहें तो बहुत धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि दिन पे दिन अस्पताल खुलते जा रहे हैं और सब अस्पताल भरते भी जा रहे हैं साथ के साथ। बिल्कुल। उसका मूल कारण क्या है? क्या ये बीमारियां पहले से चली आ रही हैं? नहीं, आप देखोगे पिछले 25 से 30 साल के अंदर ये बीमारियां डेवलप हुई हैं। हाँ, नए नए नाम आ गए, सुनने में भी नहीं आ रहा था क्या है कैसे है। तो ये बीमारियों के कारण क्या है? बीमारियों का कारण है हमारे भोजन में आने वाले जो विष हैं, वो विष या हमारे फसलों में इस्तेमाल होने वाले जो विष हैं या रसायन हैं, उनके प्रभाव से उत्पन्न होने वाले नए नए प्रकार के ये वायरसेस डेवलप हो रहे हैं जो धीरे धीरे हमारी बॉडीज़ में आ रहे हैं। ऐसे ही करते हुए जब मुझे दिखाई दिया कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग एक सोल्यूशन है उसका, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानना सीखना शुरू किया, लेकिन क्योंकि मैं व्यवसाय में व्यस्त था तो मैं फार्मिंग की तरफ कभी ध्यान नहीं दे पाया। तो इसी दौरान क्या हुआ कि अभी हमारे बीच पिछले 1.5 साल पहले कोरोना आया। कोरोना आया तो उसने सभी काम धंधे बंद कर दिए, हम भी घर बैठे हुए थे, काम हमारे भी बंद हो गए थे। तो उस समय मुझे टाइम मिला कि क्यों ना मैं अपने फार्म पर जाकर थोड़ा सा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग मैंने पिछले 2-3 सालों में सीखी थी, समझी थी, हाँ। उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूं। और उस कोरोना की भीड़ भाड़ से उससे भी बचने का एक मौका था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उस दौरान जो है लगभग 1.5 साल पहले जब कोरोना स्टार्ट हुआ, मैंने फार्म पे आना जाना शुरू किया। यहाँ पर जो भी रासायनिक खेतियाँ हो रही थी, रासायनिक काम हो रहे थे, उनको धीरे धीरे बंद कराना शुरू किया और धीरे धीरे मैं यहाँ पर इसको ऑर्गेनिक तरफ ले जाने लगा। तो सर, जैसे कि आप वो काम वहाँ ख़त्म हुआ और आप खेती की तरफ आपका रुझान बढ़ गया। एक पढ़े लिखे आदमी थे, बिजनेसमैन, बिजनेस वाला दिमाग था, तो क्यों ना कुछ और वहाँ नहीं सोचा कि खेती की तरफ आ गए आप? सर, पहले तो मैं आपसे यही बात पूछना चाहूँगा कि आप खेती को किस तरीके से ले रहे हैं या लोग खेती को किस तरीके से ले रहे हैं? लोग खेती को आज के टाइम में, मैं आपको बताऊं, अगर मेरी आप राय लें तो मेरी तो राय आपको मालूम ही होगी कि मैं सब कुछ होते हुए, मैं भी, मेरा बेटा भी, हम इस खेती में और खेती को प्रमोट करने में लग गए। जी, तो जैसे आप इतना सुंदर काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, खेती को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन फिर मुझसे आप एक सवाल पूछ रहे हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति खेती में क्यों आया? मैं कहता हूं सर, ये सवाल ही अपने आप में गलत है। जी, ये सवाल गलत इसलिए है कि इस सवाल के डर से ही लोग खेती की तरफ, पढ़े लिखे लोग आना बिल्कुल पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि खेती एक डिग्रेडेड काम है, एक निम्न स्तर का काम है, जबकि आपको पता हो कि हमारे शास्त्रों में खेती का वर्णन बड़े ही उच्च स्तर पे किया गया है। जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया कि सर्वोत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच चाकरी, जीवन सार। और आज हमने क्या किया है? आज हमने बिल्कुल इसका रिवर्स कर दिया है। आज हम कहते हैं कि सर्वोत्तम नौकरी चाकरी, मध्यम व्यापार वहीं का वहीं है, और नीच स्तर पर आ गई है खेती। यानी जो डिग्रेडेड आदमी होगा, जो लो स्केल आदमी होगा या जिसके पास कोई काम नहीं होगा, वो सिर्फ वही खेती करेगा। तो यानी कहने का मेरा मकसद ये है कि इसी कारण से तो आज हमारे देश में खेती की दुर्दशा है। बिल्कुल। क्या आपने कभी ये अनुभव किया कि आज के समय में क्या हो रहा है? हमारे किसानों को ये पता ही नहीं है कि उन्हें किस समय पर किस कीट के लिए या किस बीमारी के लिए कौन सी दवा लगानी है। वो जाते हैं मेडिकल स्टोर पर, जाते हैं, उनसे जाके पूछते हैं दवाइयों के स्टोर पे कि भैया हमारे फसल में ये कीड़ा आ गया और आप इलाज बताओ। उनको इलाज बताता है कौन? एक दुकानदार आदमी, एक बिजनेसमैन आदमी, कि आप ये दवाई ले जाओ और इससे इलाज कर लो। क्या आपको लगता है कि किसान इतना ज्ञानी नहीं है? क्या हमारे देश में ये जब तक ये रसायन या ये पेस्टिसाइड नहीं आए थे तो क्या हमारे खेत के किसानों को ये नहीं पता था कि उन्हें अपने फसलों को किस तरह से बचाना है? हरित क्रांति आने से पहले भी तो हमारे देश में खेती होती थी, लेकिन उस खेती की तरफ हम उससे मुड़ के इधर रसायनों की तरफ आए, और आज हमारे देश का किसान इतना अनएजुकेटेड हो गया है कि वो हर समस्या के लिए, अपने हर दिक्कत परेशानी के लिए एक बिजनेस कंपनी के साथ या एक पेस्टिसाइड कंपनी के साथ या एक रासायनिक कंपनी के साथ जुड़ जाता है, और फिर जैसा जैसा वो उसे चलाते हैं वो उस डायरेक्शन में भागता है। पिछले 10 साल में सर मैंने जितने स्टडी किया है उसमें मैंने ये पाया है कि पिछले 10 सालों में हमारे खेत में पड़ने वाला या यूज़ होने वाला रसायन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। उसका कारण क्या है? आउटपुट वहीं का वहीं है, आउटपुट नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ रसायनों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। ना ही कीट नियंत्रण हो रहा है, ना ही फसलों में सुधार हो रहा है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि क्या फार्मर्स जो कि आज हमारे देश में किसानी कर रहे हैं, क्या ये कहना उचित नहीं होगा कि उन लोगों को इतना ज्ञान ही नहीं रहा है, बिल्कुल अनएजुकेटेड तरीके से वो खेती कर रहे हैं? तो क्या ज़रूरत नहीं है कि हम जैसे किसी युवाओं को जो कि एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, जो कि जानते हैं खेती के विषय में, सीख सकते हैं, सीख रहे हैं, उनको इस व्यवसाय में आना चाहिए या इस खेती के दिशा में बढ़ना चाहिए और इस खेती को उठाना चाहिए? नहीं, वैसे अब जो देखा गया है जी, अब बहुत से पढ़े लिखे लोग इस खेती में आ रहे हैं जी, और वो बहुत अच्छे स्तर पे काम कर रहे हैं जी, और बहुत ही
ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं अपने काम को। बिल्कुल। उसका यही कारण है कि पहले जो है कम पढ़े लिखे लोग इसमें काम कर रहे थे, वो मेहनत से करना चाह रहे थे लेकिन दिमाग से नहीं कर रहे। लेकिन अब दिमाग वाले लोग आए तो कुछ बदलाव आया है इसमें। और मैं इसी कारण मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर जो खेती कर रहा हूँ, जिस कॉन्सेप्ट से मैं बात कर रहा हूँ पर्माकल्चर की, उसमें हम किस प्रकार अपनी उसी लैंड से मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं और किस प्रकार अपने उस फार्म के रिसोर्सेज को मेंटेन करके उन्हें यूटिलाइज करके बेटर बेनिफिट ले सकते हैं, उसी सिद्धांत के ऊपर पिछले 1.5 साल से हम काम कर रहे हैं। और धीरे धीरे मैंने पिछले 1.5 साल में यही पाया है सर कि खेती घाटे का सौदा नहीं है। केवल हमारे किसानों को जागरूक होने की ज़रूरत है, उन्हें अपने रिसोर्सेज को समझने की ज़रूरत है और खेती को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। मैं सर खेती में पिछले 1.5 साल से जुड़ा हूँ और मेरे जीवन का अब खेती से जुड़ा हुआ एक मकसद है कि मैं चाहता हूँ कि खेती में कुछ ऐसा करूँ कि कम से कम एक व्यक्ति मुझसे इंस्पायर होके खेती में जुड़े, मेरे जैसा युवा शहर की नौकरी छोड़ के और खेती की तरफ रुझान बढ़े। जिस दिन ये संभव हुआ उस दिन मैं समझ लूँगा कि मेरी मेहनत साकार हुई, सफल हुई और मेरी दिशा उसी तरफ है और मैं इसी प्रणाली से अब आगे काम करने वाला हूँ। आपके विचार और आपकी जो दिशा आपने निश्चित की है वो सब जानने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई कि कोई हमारे समाज का आदमी जो है इस तरफ बढ़ रहा है और लोगों को भी जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्कार। सर की बताई हुई बातें और मेरी की हुई कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।